डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें जंतुओं के आर्थिक महत्व वाले पॉइंट को समझेंगे और जंतुओं के अंदर भी मुख्य रूप से हम मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत में थोड़ी अपन चर्चा करते हैं कि जंतुओं के आर्थिक महत्व क्या क्या है, जंतु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं। और मनुष्य ने प्राचीन काल से ही जंतुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ देखो लिखा है, प्राचीन काल से ही मानव विभिन्न जंतुओं को पालतू बनाकर उनका उपयोग भोजन के रूप में या तो जो मांसाहारी जो मांस का सेवन करते हैं। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है, ठीक है। पूरी मनुष्य प्रजाति की बात कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे। तो मनुष्य भोजन के रूप में मांस के रूप में भोजन ग्रहण करता है जंतुओं से, और अन्य उपयोगी सामग्री जैसे दूध है या फिर मुर्गियों से अंडे हैं वो भी प्राप्त करता है। प्राप्त करने के लिए इनका पालतू बनाता आया है, ठीक है। और नई तकनीकी विकसित हो जाने के कारण आज इन जंतुओं की कई किस्मों को पालना अत्यंत सरल व लाभप्रद हो गया है। देखिए आजकल जो अच्छी नस्ल वाले जंतु हैं वो उनसे अधिक उत्पादन होता है, चाहे वो दूध का उत्पादन हो या अंडे का उत्पादन हो, ठीक है। तो इसलिए लाभ भी ज्यादा होता है। विभिन्न जंतुओं जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी को भी पाला जाता है, मधुमक्खी पालन किया जाता है। रेशम कीट को पाला जाता है जिससे रेशम का धागा प्राप्त होता है। लाख कीट से लाख प्राप्त होता है। और मोती जिसका उपयोग अपन आभूषणों में करते हैं, ठीक है, उस मोती का भी संवर्धन होता है, मुक्ता संवर्धन बोलते हैं जिसको। परवाल या परवाल भीतियां जो कि समुद्र के अंदर बनती हैं। और मछली पालन भी किया जाता है, मछली का उपयोग मुख्य रूप से मांस के रूप में किया जाता है, खाने के रूप में। पशु पशु जैसे गाय भैंस भेड़ बकरियां आदि पाली जाती हैं, ठीक है, उनकी उन्नत नस्लों को पाला जाता है। और उसके हम बारे में हम यहाँ बात करेंगे मुख्य रूप से आज के इस वीडियो में, खास करके मधुमक्खी पालन के लिए बात करेंगे, जो कि एग्जाम के अंदर यहाँ से 2 या 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एपी कल्चर किसे कहते हैं। देखो ये जो शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। एपी कल्चर क्या है, एपी कल्चर किसे कहते हैं, तो मधुमक्खी पालन को ही एपी कल्चर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा यहाँ ये बात कर रहा है कि मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया, देखो ये परागण क्या है। परागण का मतलब ये है, जैसे अपन बात करें कि फूल के जो मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बीज का जो भाग है फूल का, ये स्त्री केसर है, और ये इसमें इस प्रकार से पुंकेसर होते हैं, ठीक है। रफली बना रहा हूं मैं। और फिर ये रंगीन पंखुड़ियां जो है जिन्हें अपन दलपुंज कहते हैं, ठीक। और फिर बाहर ये जो हरे रंग की छोटी छोटी पत्तियां जैसी होती हैं बाह्य दलपुंज कहलाती हैं। तो वहां होता क्या है, ये जो इसका पुंकेसर वाला भाग है, इस पुंकेसर वाले भाग के अंदर छोटे छोटे कण बनते हैं जिन्हें परागकण कहते हैं। और ये परागकण अगर इसी फूल के इस तरीके से की वर्तिकाग्र पर यहाँ गिर जाते हैं, ठीक है, तो ये स्वयं परागण कहलाता है। और जब ये परागण होता है तो उसी के कारण यहाँ पर इसमें निषेचन की क्रिया होती है और फल बनता है और बीज बनता है। अगर ये परागण नहीं होता है तो निषेचन नहीं होगा, फल और बीज नहीं बनेगा, ठीक है। अब अगर एक फूल के परागकण, इस फूल के परागकण किसी दूसरे अन्य फूल के इस तरीके से की वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो वो पर परागण कहलाता है, ठीक है। तो जब कीट यहाँ फूलों के ऊपर मकरंद को इकट्ठा करते हैं, मोस्टली मुख्य रूप से मधुमक्खी की बात कर रहे हैं, तो मधुमक्खी के पंखों से और पैरों से ये परागकण चिपक जाते हैं। छोटे छोटे जो कण होते हैं परागकण, ये परागकण चिपक जाते हैं। और वो जब मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर पहुंचती है तो परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर परागकण दूसरे फूल तक पहुंचेंगे तो निषेचन की क्रिया होगी, और निषेचन की क्रिया होगी तो वहां फल का विकास होगा और बीज का विकास होगा। और यदि पौधे के अंदर फल और बीज ज्यादा होते हैं तो उत्पादन ज्यादा होगा, ठीक है। कहने का मतलब मधुमक्खी जो होती है वो पादपों में परागण की क्रिया को बढ़ाती है। और जब परागण की क्रिया बढ़ जाती है तो परागण के लिए महत्वपूर्ण कीट है, इसके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। दोहरा लाभ यानी कि एक तो छाते से शहद प्राप्त होता है, ठीक है। मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है, फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। निषेचन की क्रिया होने के कारण अनाज ज्यादा होता है, ठीक है। अगर फलों के बागान है तो फल का उत्पादन ज्यादा होता है। और दूसरा प्राप्त होता है मधुमक्खी से शहद, ठीक है। और शहद का उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आ रहा है, काफी कई पुराने वर्षों से करता आ रहा है। जो मिस्र के पिरामिड है उनके अंदर भी शहद पाया गया है, जो कि कई हजारों वर्षों पुराना है। और शहद सबसे अधिक समय तक चलता है, यानी कि खराब नहीं होता है। यह उच्च ऊर्जा युक्त, यानी कि इससे ऊर्जा प्राप्त होती है क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है,
ठीक है, ग्लूकोज का ही जो समावेवी है। तो इसमें ऊर्जा प्राप्त होती है। भोजन प्राप्त होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि ये बलवर्धक भी है और इससे मुख्य रूप से अपने जो रक्त के अंदर जो आरबीसी है उसका संश्लेषण भी ज्यादा होता है, जिसके कारण रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा भी बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए अधिक स्वास्थ्य के लिए बलवर्धक और उपयोगी माना गया है। और शुद्ध शहद लंबे समय तक नष्ट नहीं होने के कारण इसे प्रेरक्षक के रूप में काम में लिया जाता है। प्रेरक्षक का मतलब होता है जो दूसरे वस्तुओं को, दूसरी चीजों को खराब होने से बचाता है। ठीक है, रक्षक, रक्षक माने रक्षा करने वाला। जैसे अपने मुरब्बे होते हैं ना, मुरब्बे, आंवले से मुरब्बे बनते हैं, उसको चाशनी में डुबोते हैं, तो चाशनी वहां पर क्या काम करती है? प्रेरक्षक का काम करती है। उसी प्रकार से शहद भी प्रेरक्षक का काम करता है औषधियों के रूप में। ठीक है, जो आयुर्वेदिक दवाइयां बनती हैं, औषधि बनती है उसमें। तो यहाँ आप एक छाते को देख पा रहे हैं, मधुमक्खियों का छाता आपको दिखाई दे रहा है, उसमें मधुमक्खियां आप देख रहे हैं। आप सभी ने मधुमक्खियां जरूर देखी होंगी। अपने आसपास जो मधुमक्खियां होती हैं वो जो मधुमक्खियां हैं वो जल्दी ही अपना छाता चेंज कर लेती हैं, यानी कि वो मधुमक्खियां एक स्थान पे नहीं ठहरती हैं। परंतु यहाँ नीचे जो चित्र दिया गया है, यहाँ इसमें क्या होता है, एक ऐसे बॉक्स होता है और इस बॉक्स के अंदर ऐसे जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ऐसी प्लेटें इसके अंदर, बॉक्स के अंदर लगी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, ऐसी प्लेटें लगी होती हैं ये, और इसमें छेद होता है, दो चेम्बर होते हैं, ऊपर का चेम्बर अलग होता है, नीचे का चेम्बर अलग होता है, और इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं इस बॉक्स में, ताकि मधुमक्खियां इसे बाहर जा सकें और अंदर आ सकें। मधुमक्खियां क्या करती हैं? फूलों का रस लाने के लिए बाहर जाती हैं और मकरंद, फूलों के रस को अपन मकरंद कहते हैं, वो इकट्ठा करती हैं और छाते के अंदर आकर के शहद बनाती हैं, शहद का निर्माण करती हैं। और इस प्रकार से मधुमक्खियां, एक छाते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, जो कि उनके काम के आधार अलग अलग हैं। देखो, एक अपने पाठ्य पुस्तक में अंत में क्वेश्चन भी मिलेगा आपको निबंधात्मक प्रश्नों में कि मधुमक्खियों में श्रम विभाजन को समझाइए। श्रम यानी कि काम। मधुमक्खियों, 3 प्रकार की मक्खियां होती हैं एक छाते में, और उन तीनों के काम अलग अलग होते हैं। मधुमक्खियां जो छाते में होती हैं, एक तो होती है रानी मक्खी। रानी मक्खी छाते में एक ही होती है और छाते का नियंत्रण करती है। ठीक है, और अंडे उत्पन्न करती है। और रानी मधुमक्खी ही 2 प्रकार के अंडे देती है, निषेचित और अनिषेचित अंडे। और जो अनिषेचित अंडे हैं उनसे नर उत्पन्न होते हैं, निषेचित अंडे जो है उनसे श्रमिक और रानी मधुमक्खी उत्पन्न होती है। और जिन मधुमक्खियों को निषेचित अंडों को रॉयल जेली नाम का पदार्थ मिलता है, तो उससे उस रानी मक्खी होती है, और जिन निषेचित अंडों को रॉयल जेली नहीं मिलता है उनसे श्रमिक पैदा होते हैं, और अनिषेचित अंडों से नर पैदा होते हैं। नर को ड्रोन भी कहते हैं। ठीक है, नर को ड्रोन कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके अलग अलग काम है। श्रमिक मधुमक्खी, जैसा कि नाम ही क्या, श्रमिक मधुमक्खियां, श्रमिक यानी कि जो काम करती हैं, लेबर का काम करती हैं, श्रम करती हैं। वो फूल वगैरह लाती हैं, पानी लाती हैं, और जो छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, ठीक है, रानी मक्खी के, उनका पालन पोषण का काम भी करती हैं। तो इस प्रकार से, और नर मक्खियां जो है वो जो मादा मक्खी है, यानी कि रानी मक्खी जो है, उस रानी मक्खी के साथ में निषेचन का काम करते हैं। और इस प्रकार से जो छाते के अंदर एक ही रानी मक्खी होती है और वो छाते का नियंत्रण करती है, कंट्रोल करती है। फिर इसमें बात आती है, प्राचीन समय में प्रकृति में मिलने वाले मधुमक्खी के छातों से शहद और मधुमोम, देखो शहद होता है, साथ में मोम भी प्राप्त होता है। ठीक है, और जो मोम है उससे आप मोमबत्तियां बनती हैं, और मोम भी प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से छातों में मधुमक्खियों को पालकर बड़ी मात्रा में शहद प्राप्त किया जा रहा है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये इस प्रकार से हम कृत्रिम विधियों से भी छाते के अंदर मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, जिससे हमें उत्पादन होता है, और सरकार इसके लिए सब्सिडी भी देती है, इसके लिए प्रशिक्षण भी दे दिया जा रहा है, और विशेष प्रकार की पोशाक है वो दी जाती है। परंतु उसके लिए हमें एक किसी खेत की आवश्यकता होती है जहाँ पर फूल हो, बगीचा हो, ठीक है, और विशेष स्थान हो, उपयुक्त उनके लिए वातावरण हो मधुमक्खियों के लिए, न ज्यादा धूप हो, न ज्यादा गर्मी हो, न ज्यादा सर्दी हो। तो इस प्रकार से बहुत सारी बातों का ध्यान रखा जाता है और मधुमक्खी पालन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के हमने इस वीडियो में मधुमक्खी पालन के बारे में जानकारी प्राप्त की, मधुमक्खी के बारे में समझा कि मधुमक्खियां किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि इसके 2 लाभ हैं, दोहरा लाभ। एक तो परागण की क्रिया के कारण क्या होता है, फसल की पैदावार ज्यादा होती है, और दूसरा शहद प्राप्त होता है। शहद हमारे लिए बलवर्धक है, औषधि के रूप में काम में लिया जाता है और प्रेरक के रूप में काम आता है। उसके साथ साथ में मधुमक्खियों से हमें शहद और मोम भी प्राप्त होता है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि एक छाते में कितने प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं? 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं। रानी मक्खी जो कि छाते में एक होती है, नर मक्खियां, और श्रमिक मक्खियां जिनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो श्रमिक मक्खी जो है वो शहद बनाती है, मकरंद को एकत्रित करती है फूलों से। ठीक है, और शिशु, जो छोटे शिशु, उनका पालन पोषण करने का काम करती है। और इसी प्रकार से हम अगले वीडियो के अंदर रेशम कीट के बारे में पढ़ेंगे। रेशम कीट
हम अलग से इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही अलग से बनता है और रेशम कीट का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमको इसको विस्तार से कल समझेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर इसको समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।